तो दोस्तों आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ी ऐतिहासिक है और इसे देखकर आपको वाकई में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होते हुए फ्रांस के एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं एक महिला को सजाए मौत की सजा दी गई है। हम देखते हैं कि शहर के पूरे लोग इकट्ठा होकर उस लड़की की कटी हुई गर्दन देखने का इंतजार कर रहे हैं और इनको हम देखकर इनके मेंटल कल्चर का अंदाजा लगा सकते हैं। और अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की गर्दन एक ही झटके में काट दी जाती है और ये देखकर वहां की सारी पब्लिक खुशी के मारे नाचने लगती है और हंसते हंसते सारे लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन यहीं पर हमें नेपोलियन को दिखाया जाता है, लेकिन वो इन जैसा नहीं है, इनसे काफी ज्यादा अलग बिहेव करता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है नेपोलियन फ्रांस के जनरल से मिलने के लिए जाता है जिनका नाम पॉल होता है। यहाँ पर पॉल उसे बताता है कि ब्रिटिश ने उसकी शिप पर कब्जा कर लिया है और अगर उसे दोबारा हासिल ना किया गया तो फ्रांस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतनी तोपें नहीं है कि हम ब्रिटिश का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन अपना प्लान बताता है कि वो उन्हीं की तोपों को चुरा कर उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं नेपोलियन अगले सीन में अपने कुछ साथियों को लेकर छोटी तोपों को इकट्ठा करता है और इन सारी तोपों को ले जाकर एक भट्टी में गलाकर इनसे एक बड़ी तोप बनाता है। जिसके बाद हम देखते हैं नेपोलियन अपने साथियों के साथ उस बंदरगाह पर हमला कर देता है जहां पर ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था। लेकिन इधर ब्रिटिश वालों को इस हमले की ना ही कोई उम्मीद थी ना ही इसकी कोई तैयारी, क्योंकि हमला अचानक रात में हुआ। हम देखते हैं नेपोलियन अपने साथियों की मदद से बंदरगाह की दीवारों पर लगातार हमला करता जा रहा था और साथ साथ वो आगे का रास्ता तय करते हुए आगे की हर जगह को कब्जा करता जाता है ताकि वो बंदरगाह पर मौजूद बड़ी तोपों को भी अपने कब्जे में ले सके। और नेपोलियन ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है और अब वो इन तोपों की मदद से तमाम ब्रिटिश की बड़ी जहाजों को तबाह कर देता है। अब नेपोलियन की इस कामयाबी पर उसे फ्रांस का जनरल बना दिया जाता है, लेकिन जंग के दौरान नेपोलियन का पसंदीदा घोड़ा भी मारा जाता है जिसके चलते वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। नेपोलियन की शानदार जीत पर एक अच्छी खासी पार्टी भी रखी जाती है और इसकी खुशी में फ्रांस के जनरल ने 41,500 कैदियों को भी रिहा कर दिया। इस पार्टी के दौरान नेपोलियन की नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के ऊपर पड़ जाती है जिसे मन ही मन नेपोलियन काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। अब हम देखते हैं नेपोलियन अपने ऑफिस में बैठा होता है जहां पर उसके पास एक बच्चा आता है जो अपने मृत पिता की तलवार लेने के लिए आया था ताकि वो उस तलवार को उनकी यादगार के तौर पर अपने पास रख सके। पहले तो नेपोलियन उस बच्चे की बात को नकार देता है, लेकिन उसके काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो खाने से एक तलवार निकलवाता है और खुद उस बच्चे के साथ उसके घर तक उस तलवार को सही सलामत रखने आ जाता है। और वहां पर नेपोलियन को वही औरत नजर आती है जिसे वो उसे पार्टी में देखा था। अब उस बच्चे की मां नेपोलियन की शुक्रिया अदा करती है और उसे अगले ही दिन डेट पर इनवाइट करती है जहां पर वो नेपोलियन को अपने अतीत के नाजायज रिश्तों के बारे में बताती है। हम जान पाते हैं कि ये अपने जमाने की काफी कैरेक्टरलेस औरत हुआ करती थी। अब कहानी में इसे इसी तरह से दिखाया गया है तो हम आपको इसी तरह से बता रहे हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फ्रांस की कुछ पब्लिक सरकार से काफी ज्यादा नाराज थी जिसके चलते वो आंदोलन करके इस सरकार को गिराना चाहती थी। अब इस आंदोलन को भी रोकने की जिम्मेदारी नेपोलियन को दे दी जाती है जहां पर नेपोलियन इतना क्रूर हो जाता है कि वो इस आंदोलन को रोकने के लिए अपने ही जनता पर तोपें चला देता है जिसके चलते इस हमले में बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं और बच्चे कुछ वहां से डरकर भाग निकलते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं नेपोलियन उसी विधवा औरत से शादी कर लेता है। इसके खुशी में वो एक पार्टी भी रखता है। यहाँ पर वो देखता है कि उस औरत का कोई एक्स भी आया होता है जहाँ पर वो उस औरत से काफी ज्यादा ओपनली बलगर बातें कर रहा होता है, लेकिन नेपोलियन ये सब कुछ देखते और सुनते हुए भी इसे काफी इग्नोर कर रहा था। अब अगले सीन में देखते हैं कुछ वक्त गुजरने के बाद नेपोलियन को 40,000 सिपाहियों के साथ इजिप्ट पर हमला करने के लिए भेज दिया जाता है जहां पर वो अपने सिपाहियों और तोपों की मदद से जंग जीत रहा होता है। इधर हम देखते हैं नेपोलियन की वाइफ जो होती है वो अपने एक्स को बुलाकर नेपोलियन के घर में ही एकदम रंगीला कार्यक्रम कर रही होती है। और इधर हम देखते हैं नेपोलियन का जासूस उसकी बीवी के काले कारनामों के बारे में यहाँ पर उसे बता देता है जिसके चलते हम देखते हैं नेपोलियन इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपने सैनिकों को वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बीवी उसके घर पर नहीं है। अब उसकी बीवी को घर पे ना मिलने की वजह से नेपोलियन अपनी बीवी का सारा सामान घर से बाहर फेंकवा देता है। नेपोलियन की वाइफ जब रात होने के बाद अपने घर वापस लौटती है तब अपना सारा सामान घर के बाहर देखकर वो समझ जाती है और नेपोलियन से माफी मांगती है और अब की बार नेपोलियन उसे माफ भी कर देता है। असल में हम जान पाते हैं नेपोलियन अपनी बीवी के जाल में कुछ इस तरह से फंस गया था कि वो उसे मानो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हो और वो उसकी कोई भी बात बस चंद सेकंडों में ही मान जाया करता था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं सरकार और जनरल नेपोलियन की इस हरकत को लेकर काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि वो अपने सिपाहियों को जंग के मैदान में अकेला छोड़कर भाग आया था। लेकिन वो इन्हें आकर बताता है कि रशिया की फौज ने हॉलैंड पर हमला कर दिया है और उसके इस कब्जे को देखते हुए लगता है कि अगला टारगेट उसका फ्रांस होने वाला है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस की गवर्नमेंट का एक हेड नेपोलियन से आकर बोलता है कि हम चाहते हैं कि सत्ता को पलट दिया जाए ताकि फ्रांस का पूरा बागडोर तुम्हारे हाथों में आ जाए।
जिसके बाद हम देखते हैं नेपोलियन ये बात मानकर 9 नवंबर 1799 में जबरदस्ती सरकार के लोगों से इस्तीफानामा पर साइन करवा लेता है, जिसके बाद वो फ्रांस का प्रेसिडेंट और मिलिट्री जनरल बन जाता है। और अब जो लोग नेपोलियन के खिलाफ जाने की कोशिश करते वो उन्हें अपने सिपाहियों की मदद से फायर करवा देता था। अब पूरे फ्रांस की कमान बस नेपोलियन के हाथों में आ गई थी, इसीलिए वो ब्रिटिश की सरकार को एक शांति पत्र भेजता है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस शांति पत्र को नकार देती है। जिसके बाद अब नेपोलियन उन्हें हमले की चुनौती देता है। इसके अलावा अपनी बीवी को भी डिवोर्स दे देता है ताकि वो फ्रांस की कामयाबी और तरक्की में किसी तरह की कोई रुकावट न बन सके। नेपोलियन के इस फैसले पर फ्रांस की पब्लिक भी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से अपने देश के लिए जी रहा था। अब इतना सब कुछ करने के बाद वो अगले ही दिन ऑस्ट्रिया पर हमला करने के लिए निकल जाता है, जहां पर वो काफी अक्लमंदी से सारा काम करता है। वो अपनी सेना के साथ ही वहां के जंगलों और पहाड़ियों में घात लगाए बैठा था और वहीं छुपकर ऑस्ट्रिया की फौज का इंतजार करता है। वहीं पर बहुत ज्यादा खुला मैदान था, जहां पर नेपोलियन अपने साथियों की मदद से खुला टेंट लगा देता है ताकि वो दुश्मन फौज को चकमा दे सके कि वो लोग वहीं पर रुके हैं। ऑस्ट्रिया की फौज वहां से गुजरती है तो वो खाली टेंट को देखती है और उन्हें देखकर लगता है कि नेपोलियन शायद उन्हीं टेंट में उसकी सेना के साथ मौजूद है। इन लोगों को लगता है कि शायद सारी फौज सो रही है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग फौरन हमला कर देते हैं, लेकिन इनके वहां जाने के बाद वो टेंट्स खाली दिखते हैं। इधर हम देखते हैं नेपोलियन पहाड़ी से ये सारा माजरा देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी सारी तोपों का रुख उस मैदान की तरफ मोड़ देता है। जिसके बाद नेपोलियन अपने सिपाहियों से तोपें चलवा देता है और हम जान पाते हैं कि उसने टेंट किसी मैदान पर नहीं बल्कि उसने दरिया के ऊपर बना रखा था, यानी ऊपर बर्फ जमी थी और नीचे समंदर था। अब तोप के गोलों के गिरने के धमाके की आवाज से ऊपर की बर्फीली सतह टूटती है और ऑस्ट्रिया की पूरी फौज समंदर में डूब जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नेपोलियन अपनी अक्लमंदी और समझदारी से ये जंग भी जीत लेता है और नेपोलियन अपने घर वापस लौट आता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये कहानी बस यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।